उत्तर सागर के रेक पर हेलीकॉप्टर के उतरने से 10 मिनट पहले केबिन में एक आवाज गूंजती है। यात्रियों ने असहज होकर इधर-उधर देखा, लेकिन कुछ नहीं कहा। इसलिए उस शोर को नजरअंदाज कर दिया गया और तबाही की उल्टी गिनती शुरू हो गई। उत्तर सागर कठोर, अप्रत्याशित और घातक है। सर्दियों में लहरें 15 मीटर से भी ऊंची हो सकती हैं, जो करीब 5 मंजिला इमारत जितनी होती हैं। हवा की रफ्तार 87 नॉट से ज्यादा हो गई है, जो कैटेगरी 2 हरिकेन जितनी है। पानी का तापमान जमाव बिंदु के थोड़ा ऊपर रहता है, जिससे हादसे में बचाव की संभावना बहुत कम हो जाती है। लेकिन इन खतरनाक पानी के नीचे विशाल तेल और गैस के भंडार छिपे हुए हैं, जिसका मतलब है कि कंपनियां मुनाफे के लिए उस ऊर्जा को हासिल करने के लिए लोगों को यहां भेजेंगी। 1970 के दशक में ब्रेन डेल्टा और फोर्टीज अल्फा प्लेटफॉर्म्स इन भंडारों तक पहुंचने के लिए बनाई गई थीं। हर प्लेटफॉर्म पर सैकड़ों कर्मचारी, इंजीनियर और सपोर्ट क्रू होते हैं। वहां एक छोटी कम्युनिटी होती है जो तट से करीब 54 समुद्री मील दूर होती है। लेकिन वहां लोगों को ले जाना मुश्किल था। जहाज धीरे चलते थे और खराब समुद्र में फंस जाते थे, जिससे वो दूरी तय करने में, कभी-कभी वही दूरी तय करने में 1 दिन से भी ज्यादा लग जाता था, जबकि सड़क से उसमें 1 घंटे से भी कम समय लगता। कर्मचारियों को लाने ले जाने वाले जहाज की लागत को सफर कर रहे कर्मचारियों की संख्या से गुणा करें तो समय व पैसे दोनों का नुकसान होता था। हेलीकॉप्टरों ने सब कुछ बदल दिया। वे लोगों, सामान और आपातकालीन टीमों को ले जा सकते थे और 1 घंटे में 100 से ज्यादा समुद्री मील पार कर सकते थे। वे तेजी से कर्मचारियों की अदला बदली के लिए जरूरी हो गए, जिसे नावें संभाल नहीं पाती थीं। 1980 और 90 के दशक तक हेलीकॉप्टर अपतटीय उद्योग की जीवन रेखा बन गए थे। हर साल दसियों हजार उड़ानें भरते थे, नॉर्वे के स्टाविंगर और बर्गन और स्कॉटलैंड के एबरडीन से। एक आम हेलीकॉप्टर जो इस्तेमाल में था वो यूरोकॉप्टर AS332 सुपर प्यूमा था। ये एक मध्यम आकार का यूटिलिटी मॉडल है, जिसमें 4 ब्लेड और 2 इंजन हैं, जिसे 2 क्रू और 18 यात्रियों के लिए बनाया गया है। 2000 के शुरुआती सालों में कई तेल कंपनियों ने बीच वाली पिछली सीट का इस्तेमाल रोक दिया, जिससे क्षमता 17 यात्रियों तक सीमित हो गई। उन्होंने पाया कि आपात स्थिति में 3 यात्रियों को पीछे की खिड़की से बाहर निकालना बहुत मुश्किल था। AS332 बाद में EC225 मॉडल में विकसित हुआ, जिसमें 5 ब्लेड वाला रोटर और अधिक इंजन पावर थी, लेकिन मुख्य रोटर गियरबॉक्स वही रखा गया। EC225 सुपर प्यूमा एक ट्विन इंजन मीडियम साइज का हेलीकॉप्टर था, जो मूल AS332 से लंबा और अधिक आधुनिक था। इसमें 2 क्रू और 19 यात्री सफर कर सकते थे, जिनके लिए 4 पॉइंट सेफ्टी बेल्ट और हाई बैक सीट्स थीं, ताकि हादसे में सिर गर्दन को सहारा मिले। 1 अप्रैल 2009 को बॉन्ड ऑफशोर हेलीकॉप्टर फ्लाइट 85N को एबरडीन से उत्तरी सागर में ऑयल प्लेटफॉर्म्स तक कई यात्राएं करनी थीं। मूल AS332 सुपर प्यूमा अभी-अभी ब्रूस प्लेटफॉर्म से लौटा था और उसके रोटर अभी भी घूम रहे थे। क्रू ने अदला बदली की। नए पायलट को संक्षिप्त जानकारी दी गई। विमान में ईंधन भरा गया और यात्री चढ़ने लगे। 10:42 पर हेलीकॉप्टर BP मिलर ऑयल फील्ड के लिए रवाना हुआ, जो एबरडीन के उत्तर पूर्व में लगभग 145 समुद्री मील दूर है। उड़ान सामान्य रही, लेकिन लैंडिंग से 10 मिनट पहले यात्रियों ने एक अजीब आवाज सुनी। उन्हें लगा यह गंभीर नहीं है, इसलिए किसी ने क्रू को नहीं बताया। 11:49 पर हेलीकॉप्टर BP प्लेटफॉर्म पर उतरा। रोटर अभी भी घूम रहे थे। यात्री उतर गए, विमान में ईंधन भरा गया और एबरडीन की वापसी उड़ान के लिए 14 नए यात्री सवार हुए। मौसम अच्छा था। दक्षिण से दक्षिण पूर्व की हल्की हवाएं चल रही थीं। आसमान साफ था और बीच-बीच में कुछ बिखरे हुए बादल थे। उड़ान की स्थिति सहज थी और समुद्र शांत था। 12:03 पर हेलीकॉप्टर ने उड़ान भरी और एबरडीन लौटते समय 12:54 पर 610 मीटर की ऊंचाई तक चढ़ गया। सह पायलट ने एक सामान्य कॉल की, जिसमें बताया कि हेलीकॉप्टर में 14 यात्री अच्छी स्थिति में हैं और अनुमानित आगमन समय 13:14 है। 12 सेकंड बाद पायलट ने मेडे कॉल भेजी,
जिसके बाद सह पायलट ने उनकी लोकेशन की जानकारी के साथ मेडे कॉल दोहराई। हेलीकॉप्टर कुछ देर 670 मीटर ऊपर गया, फिर दाईं मुड़कर तेजी से नीचे आने लगा। नॉर्मन अरोरा के एक क्रू सदस्य ने देखा कि हेलीकॉप्टर अचानक गिरा और उनकी लोकेशन से करीब 2 समुद्री मील दूर समुद्र में गिर गया। मुख्य रोटर के चारों ब्लेड और हब अलग हो गए और पास के पानी में गिर गए। इसके बाद एक विस्फोट हुआ, जिससे हवा में धूसर धुआं उठा, जो जल्दी ही काला हो गया। क्रू मेंबर ने अलार्म बजाया और अरोरा क्रैश साइट की ओर मुड़ गई, जो पीटरहेड स्कॉटलैंड के उत्तर पूर्व में लगभग 11 नॉटिकल मील दूर थी। नॉर्मन अरोरा ने क्रैश साइट की ओर बढ़ते हुए एक फास्ट रेस्क्यू बोट लॉन्च की। एबरडीन में रडार कंट्रोलर ने मेडे की पुष्टि की और फ्लाइट क्रू से संपर्क करने की कोशिश की। उन्होंने एक और हेलीकॉप्टर को उसी रूट पर समुद्र क्षेत्र की जांच करने को कहा, जहां फ्लाइट 85N आखिरी बार रडार पर दिखी थी। रेस्क्यू बोट और हेलीकॉप्टर दोनों ही लगभग 150 मीटर चौड़े अशांत पानी के इलाके में पहुंचे। उन्हें हेलीकॉप्टर का मलबा, 2 लाइफ राफ्ट और 8 लोग मिले, जो सर्वाइवल गियर पहने हुए थे। कोई भी जीवित नहीं बचा। सर्च और रेस्क्यू टीमें 40 मिनट में पहुंचीं और तैरता हुआ मलबा बरामद किया। 2 अप्रैल की शाम को समुद्री और तटरक्षक एजेंसी के लिए काम कर रहे एक सर्वे जहाज ने हाई डेफिनेशन सोनार से समुद्र तल को स्कैन किया। अगले दिन उसने मुख्य मलबा 100 मीटर की गहराई पर पाया। फ्यूजलेज, मुख्य रोटर और टेल बूम। गहराई के कारण विमान दुर्घटना जांच ब्यूरो ने उसे निकालने के लिए एक सैचुरेशन डाइविंग रिकवरी जहाज किराए पर लिया। 4 अप्रैल को एक डाइविंग सपोर्ट जहाज मौके पर पहुंचा। अगले दिन तक फ्यूजलेस से बाकी बचे सभी 8 शव बरामद कर लिए गए। फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर और कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर भी बरामद किए गए और विश्लेषण के लिए मलबे के साथ फानबरो स्थित एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो को भेज दिए गए। यूके एयर एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्रांच के जांचकर्ताओं ने जल्दी ही मुख्य रोटर गियरबॉक्स पर ध्यान दिया। रोटर हेड धड़ से अलग हो गया था, इंजन सही सलामत थे और नियंत्रणों में कोई खराबी नहीं थी। गियरबॉक्स के अंदर कुछ ऐसा टूटा था जिसकी ताकत इतनी ज्यादा थी कि संरचना उसे सहन नहीं कर पाई। हेलीकॉप्टर के इंजन तेज घूमते हैं, लेकिन रोटर को वास्तव में इंजन से धीमे घूमना चाहिए। सुपर प्यूमा के जुड़वा इंजन 23,000 चक्कर प्रति मिनट पर चलते हैं, जबकि मुख्य रोटर लगभग 265 चक्कर प्रति मिनट पर घूमता है। मुख्य रोटर गियरबॉक्स इंजन की गति को लगभग 87 गुना कम कर देता है, जबकि हजारों हॉर्स पावर को रोटर मस्तूल तक पहुंचाता है। इसमें 2 हिस्से होते हैं। मुख्य मॉड्यूल कहलाने वाला निचला हिस्सा इनपुट स्पीड को लगभग 2400 चक्कर प्रति मिनट तक कम करता है। इसके ऊपर एपिसाइक्लिक रिडक्शन गियरबॉक्स होता है, जो इसे और भी कम करके लगभग 265 चक्कर प्रति मिनट तक ले आता है। ऊपरी मॉड्यूल के अंदर दूसरा चरण का प्लैनेटरी गियर सिस्टम होता है। एक केंद्रीय सन गियर कई प्लैनेट गियर्स को घुमाता है, जो रिंग गियर के अंदर घूमते हैं। जब सन गियर घूमता है, प्लैनेट गियर्स परिक्रमा कर भार समान रूप से साझा करते हैं, जिससे बल फैल जाते हैं। सुपर प्यूमा में ये प्लैनेट गियर्स विमान में सबसे भारी दबाव झेलते हैं और प्रत्येक गियर दसियों हजार हॉर्स पावर की शक्ति संभालता है। ये भारी भार के तहत घंटों तक घूमते हैं। यदि एक भी फेल हो जाए तो परिणाम विनाशकारी हो सकता है। समस्या जल्दी पता करने के लिए गियर बॉक्स में मैग्नेटिक चिप डिटेक्टर्स लगाए जाते हैं, जो तेल के धातु कणों को इकट्ठा करते हैं। अगर कोई गियर या बेरिंग घिसता है तो डिटेक्टर्स धातु के बुरादे को पहचान कर चेतावनी देते हैं। सिद्धांत रूप में इससे इंजीनियर उड़ान के दौरान खराबी से पहले ही समस्या ढूंढकर सुधार सकते हैं। क्षतिग्रस्त एपिसाइक्लिक मॉड्यूल के अंदर जांचकर्ताओं को एक सेकंड स्टेज का प्लैनेट गियर मिला, जिसकी रिम फटी हुई थी। सूक्ष्म विश्लेषण में फ्रैक्चर सतह पर घुमावदार रेखाएं दिखाई दीं, जिससे यह साबित हुआ कि स्टील में धीरे धीरे एक फटी क्रैक बढ़ी थी। गियर के अंदर गहराई में एक छोटी सी खामी बनी, जो हर घुमाव के साथ थोड़ी थोड़ी फैलती गई, जब तक कि वो आखिरकार रिम तक नहीं पहुंच गई, जिससे पूरा सिस्टम फेल हो गया। जब रिम टूटी तो गियर चकनाचूर हो गया
जिससे स्टील के टुकड़े पास के हिस्सों में चले गए और गियर बॉक्स जाम हो गया। इंजन चलते रहे, जाम हुए सिस्टम में ताकत डालते रहे, जब तक कि सबसे कमजोर कड़ी रोटर हेड और फ्यूजलाज के बीच का जोड़ टूट नहीं गया, जिससे रोटर अलग हो गया। जांचकर्ताओं ने फिर और भी चिंताजनक बात पाई। दुर्घटना से 36 उड़ान घंटे पहले एक चिप डिटेक्टर ने कुछ मिलीमीटर चौड़े सूक्ष्म धातु के टुकड़े पकड़ लिए थे। मेंटेनेंस इंजीनियरों ने टुकड़ों की जांच की, लेकिन चिप डेब्री की व्याख्या की प्रक्रिया स्पष्ट नहीं थी। इसलिए डिटेक्टर को साफ कर हेलीकॉप्टर को फिर सेवा में लौटा दिया। कोई नहीं समझ पाया कि वे धातु के कण प्लैनेट गियर रिम से आए थे, जो एक छिपी हुई दरार की शुरुआती चेतावनी थी। एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो ने निष्कर्ष निकाला कि सेकेंड स्टेज प्लैनेट गियर की विफलता के कारण दुर्घटना हुई। फटीग क्रैक से धीरे धीरे टुकड़े गिरने लगे, जो गंभीर खराबी का संकेत था, लेकिन स्पष्ट मार्गदर्शन न होने से चेतावनी अनदेखी रह गई। दुर्घटना के बाद के महीनों में एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो ने सुरक्षा सिफारिशें जारी की। हेलीकॉप्टर ऑपरेटरों को निर्देश दिया गया कि चिप डिटेक्टर से मिले हर टुकड़े को गंभीर चेतावनी माने और धातु मलबे के विश्लेषण की प्रक्रिया बेहतर करने के लिए नई प्रक्रियाएं बनाई गईं। संदेश स्पष्ट था, गियरबॉक्स में धातु का मलबा सामान्य बात नहीं है। यह एक ऐसी विनाशकारी विफलता का संकेत हो सकता है जो पहले से शुरू हो चुकी हो। उद्योग ने तेजी से कार्रवाई की। यूरोपीय नियामकों ने सुपर प्यूमा L2 बेड़े को अस्थायी रूप से ग्राउंड किया। फ्लाइट ऑपरेटर बॉन्ड ऑफशोर CHC और ब्रिस्टो ने अपने हेलीकॉप्टरों की विस्तृत जांच की। एयरबस हेलीकॉप्टर्स ने नई सर्विस बुलेटिन जारी की, पुर्जों को फिर से डिजाइन किया, चिप डिटेक्शन सिस्टम को अपग्रेड किया और ऑपरेटरों को आश्वस्त किया कि जोखिम को समझ लिया गया है और कम कर दिया गया है। 2010 तक 1 साल से कम में सुपर प्यूमा बेड़े को फिर से उड़ने की अनुमति मिल गई। हेलीकॉप्टर उत्तरी सागर में फिर से सेवा में लौटे, रोज सैकड़ों श्रमिकों को ले जाते हुए, और बेड़े में विश्वास धीरे धीरे लौटा। आज कई उद्योग हैं जो ऑफशोर काम करने वाले पुरुषों और महिलाओं की सुरक्षा का समर्थन करते हैं। उस सुरक्षा प्रशिक्षण में हेलीकॉप्टर अंडर वाटर एस्केप ट्रेनिंग शामिल है, जिसे सभी ऑफशोर श्रमिकों को करना होता है। इसमें हेलीकॉप्टर के ढांचे को पानी में उल्टा डुबोकर दुर्घटना की स्थिति का अभ्यास कराया जाता है और प्रशिक्षुओं को उससे बाहर निकलना होता है। सुपर प्यूमा में यात्री और चालक दल थे। पानी में उनमें से किसी के पास बच निकलने का वास्तव में मौका नहीं था। अगली कहानी भी ऐसी ही है। 29 अप्रैल 2016 को फ्लाइट 85N के 7 साल बाद CHC हेलीकॉप्टर सर्विस का एक विमान नॉर्वेजियन सेक्टर में नॉर्थ सी से उड़ा। CHC ने स्टैट ऑयल ASA, जो अब इक्विनोर है, के लिए उड़ानें संचालित की, जिसमें बर्गन एयरपोर्ट फ्लेसलैंड से गल्फ एक्स ऑयल फील्ड तक के रूट शामिल थे। हेलीकॉप्टर एक एयरबस EC225 सुपर प्यूमा, जो फ्लाइट 85N वाले ही परिवार का नया वर्जन था, फ्लाइट 241 के रूप में ऑपरेट कर रहा था। उस सुबह क्रू पहले ही गल्फ एक्स सी प्लेटफॉर्म के लिए एक राउंड ट्रिप पूरा कर चुका था और फ्लेसलैंड लौट आया था। 10:05 पर वे फिर से गल्फ एक्स बी के लिए रवाना हुए। प्लेटफॉर्म पर लैंडिंग के बाद रोटर घूमते रहे जब यात्री उतरे और 11 नए यात्री चढ़े। टर्न अराउंड 12 मिनट तक चला। 11:16 पर फ्लाइट 241 फ्लेसलैंड लौटने के लिए रवाना हुई और सह पायलट ने 900 मीटर ऊंचाई तक विमान चढ़ाया। हेलीकॉप्टर 900 मीटर की ऊंचाई पर उड़ता रहा। समुद्र तट पहुंचने के बाद एयर ट्रैफिक कंट्रोल की अनुमति से 610 मीटर पर आ गया और 140 नॉट्स की रफ्तार से उड़ रहा था। कुछ ही देर में इंजन की स्पीड अचानक कम हो गई। मुख्य रोटर अनियमित रूप से झुक गया। धातु जैसी तेज चीखने की आवाज आई। फिर एक जोरदार धमाका हुआ। रोटर पूरी तरह से अलग हो गया और हेलीकॉप्टर एक बैलिस्टिक आर्क में गिरने लगा। जमीन पर 1 मील से भी ज्यादा दूर मौजूद लोगों ने धातु जैसी आवाज सुनी और ऊपर देखा तो हेलीकॉप्टर बिना रोटर के गिरता हुआ दिखाई दिया। कुछ पास के गवाहों ने इसके हिस्से टूटकर अलग होते हुए देखे तो रॉय कुए पर 8 गोताखोरों ने गोता लगाने की तैयारी करते समय वो आवाज सुनी। 2 के पास हेलमेट कैमरे थे जिन्होंने घटना रिकॉर्ड की। अपने रोटर के बिना हेलीकॉप्टर लगभग पूरी तरह से दाईं ओर घूम गया, दाईं ओर मुड़ गया। फिर जैसे ही उसकी नाक सीधी नीचे की ओर गई,
वह बाईं ओर लुढ़क गया। करीब 11:55 बजे वह स्टोरी स्केटलमैन द्वीप से टकराया, जो टुरोई के पास ओएगार्डन नगरपालिका में है, और उसमें सवार सभी 13 लोगों की तुरंत मौत हो गई। टक्कर से हेलीकॉप्टर पूरी तरह नष्ट हो गया और उसका ज्यादातर मलबा समुद्र में फिसल गया, जो तट से कुछ मीटर दूर लगभग 5 मीटर गहराई में जाकर रुक गया। ईंधन की सफेद भाप का बादल उठा और उसमें आग लग गई, जिससे द्वीप पर आग लग गई। मलबा, ईंधन और तेल जमीन और समुद्र दोनों में फैल गया। मुख्य रोटर अलग होकर उड़ गया और मुख्य दुर्घटना स्थल से आधा मील से भी कम उत्तर में स्थित स्टोर्सकोरा द्वीप पर जा गिरा। 11:57 पर एक निगरानी विमान ने इलाके में धुआं देखकर दुर्घटना की पुष्टि की। एयर ट्रैफिक सेवाओं ने तुरंत दक्षिणी नॉर्वे के संयुक्त बचाव समन्वय केंद्र को सूचित किया। 12:01 पर टक्कर के 6 मिनट बाद बचाव कर्मी पहुंचने लगे। एक कठोर ढांचे वाली फुलाने योग्य नाव सबसे पहले पहुंची। 1 मिनट बाद 2 छोटी नावें भी वहां आ गईं। सोट्रो फायर डिपार्टमेंट 3 वाहनों और 6 कर्मचारियों के साथ पहुंचा। 2 फायर फाइटर्स को छोटे द्वीप पर ले जाया गया, लेकिन उन्होंने पाया कि जीवन बचाने के प्रयास असंभव थे। इसके तुरंत बाद ओएगार्डन और बर्गन फायर डिपार्टमेंट से अतिरिक्त बचावकर्मी पहुंचे, जिनमें पुलिस, नॉर्वेजियन सशस्त्र बल, एयर एम्बुलेंस और नागरिक सुरक्षा इकाइयां शामिल थीं। 13:05 पर पहला गोताखोर पानी में उतरा। दुर्घटना के तुरंत बाद ही बरामदगी का काम शुरू हो गया था। 24 घंटे के भीतर कॉकपिट, वॉइस रिकॉर्डर और फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर समुद्र से निकाल लिए गए। 30 अप्रैल 2016 को मुख्य मलबा पानी से बाहर निकाला गया और अलग हुआ मुख्य रोटर। स्टोर्सकोरा द्वीप से बरामद किया गया मुख्य गियर बॉक्स के हिस्से, जिसमें टूटी हुई सेकंड स्टेज प्लैनेट गियर के 2 टुकड़े शामिल थे, पाए गए। हेलीकॉप्टर का मलबा 1,80,000 वर्ग मीटर में फैला हुआ था। कुछ महत्वपूर्ण गियर बॉक्स के पुर्जे और अटैचमेंट्स गायब थे, जिससे जमीन और समुद्र में व्यापक खोज शुरू की गई। नॉर्वेजियन सिविल डिफेंस टीमों ने मेटल डिटेक्टर से तट की जांच की, जबकि बर्गन फायर डिपार्टमेंट और नौसेना के गोताखोरों ने समुद्र तल के ग्रिड सेक्शन में खोज की। समुद्र तल को खंगालने के लिए एक रिमोट से चलने वाला वाहन और 1 मीटर चौड़ी स्लेज, जिसमें 14 चुंबकीय भुजाएं लगी थीं, इस्तेमाल की गईं। सितंबर 2016 तक संगठित खोज समाप्त हो गई थी। अधिकांश गियरबॉक्स के पुर्जे बरामद कर लिए गए थे, लेकिन सेकंड स्टेज प्लैनेट गियर कैरियर और फॉरवर्ड सस्पेंशन बार अभी भी गायब थे। नॉर्वेजियन दुर्घटना जांच बोर्ड की सहमति से दुर्घटना स्थल को नौसेना गोताखोरी स्कूल के लिए प्रशिक्षण स्थल बना दिया गया। फरवरी 2017 में इन प्रशिक्षण डाइव्स में से एक के दौरान आखिरकार गायब सेकंड स्टेज प्लैनेट कैरियर मिल गया। नॉर्वेजियन दुर्घटना जांच बोर्ड के जांचकर्ताओं ने यूके विमान दुर्घटना जांच ब्यूरो और एयरबस हेलीकॉप्टर्स के सहयोग से मलबे की जांच की। गियरबॉक्स के अंदर उन्हें सेकंड स्टेज प्लैनेट गियर लगभग उसी तरह टूटा हुआ मिला जैसा कि पहले के हादसों में हुआ था। सूक्ष्म विश्लेषण में वही फेलियर पैटर्न दिखा। एक थकान जनित दरार रिम के अंदर एक छोटी सी खामी से शुरू हुई और धीरे धीरे फैलती गई जब तक कि रिम फट नहीं गया। जब यह फेल हुआ तो उसके टुकड़ों ने पास के गियर को नष्ट कर दिया, जिससे रोटर हेलीकॉप्टर से अलग हो गया। फ्लाइट 241 के क्रैश के बाद इंजीनियर और जांचकर्ता सोचने लगे कि एक गियरबॉक्स बिना चेतावनी इतनी बुरी तरह कैसे फेल हो सकता है। इसका पता लगाने के लिए उन्होंने अध्ययन किया कि थकान से फ्रैक्चर कैसे बनते हैं और ये हेलीकॉप्टर के गियरबॉक्स में पता लगाना क्यों मुश्किल है। सुपर प्यूमा में सेकेंड स्टेज प्लैनेट गियर डिनर प्लेट जितना बड़ा, अल्ट्रा हार्ड स्टील से बना और कई किलोग्राम वजनी होता है। हर बार जब रोटर घूमता है, इसकी दांतें दूसरों के साथ सही तरीके से जुड़ती हैं, जिससे हजारों हॉर्स पावर 265 बार प्रति मिनट और अपने जीवन काल में लाखों बार ट्रांसमिट होती है। स्टील में काफी तनाव होता है। गियर ठोस दिखने पर भी सूक्ष्म क्रिस्टलों और छोटी खामियों से बना होता है। समय के साथ ये खामियां तनाव को केंद्रित करती हैं, जिससे सतह के नीचे छिपी दरारें बन जाती हैं। ये दरारें अदृश्य रूप से बढ़ती हैं और सतह तक पहुंचने से पहले कोई टुकड़ा नहीं छोड़ती, अक्सर पूरी तरह से फेल होने से ठीक पहले। इसका मतलब है कि समस्या चेतावनी छूटने की नहीं है,
बल्कि ये पूरी तरह बिना किसी चेतावनी के फेल होना है। चिप डिटेक्टर्स, जो मुख्य सुरक्षा प्रणाली हैं, तभी काम करते हैं जब टुकड़े गियरबॉक्स के तेल में हों। अगर दरार अंदर ही अंदर बनी रहती है तो जब तक बहुत देर न हो जाए तब तक पता लगाने के लिए कुछ भी नहीं होता। फिर भी चिप डिटेक्टर्स की सीमाएं होती हैं। ये छोटे चुंबकीय प्लग होते हैं, बस कुछ सेंटीमीटर लंबे, जो केवल पास से गुजरने वाले कणों को ही आकर्षित करते हैं। तेल गियरबॉक्स के अंदर अनियमित रूप से घूमता है, इसलिए हर मलबा डिटेक्टर तक नहीं पहुंचता और छोटी दरारें शायद कोई टुकड़े छोड़े ही नहीं। फ्लाइट 241 की जांच में पता चला कि गियर अंदर ही फेल हुआ और कोई मलबा नहीं छोड़ा, जिससे इकलौता चेतावनी सिस्टम बाईपास हो गया। हेलीकॉप्टर गियरबॉक्स दोनों ही जरूरी और नाजुक होते हैं। ये बिना किसी बैकअप के बेहद ज्यादा ताकत झेलते हैं। जब ये फेल हो जाते हैं तो विमान सीधा आसमान से नीचे गिर जाता है। 2009 में चेतावनी छूट गई थी और 2016 में कोई चेतावनी नहीं थी। दोनों ही मामलों का अंत एक जैसा हुआ। रोटर अलग हो गया और कुछ ही सेकंड में जानें चली गईं। हादसे के कुछ महीनों बाद यूरोपीय नियामकों ने सभी EC 225 और AS 332 सुपर प्यूमा हेलीकॉप्टरों को ग्राउंड कर दिया। ऑफशोर वर्कर्स ने उनमें उड़ान से इनकार किया, विरोध किया और इन विमानों को रोटर वाले ताबूत कहा। एयरबस हेलीकॉप्टर्स ने गियर को फिर से डिजाइन करके, मॉनिटरिंग सिस्टम को बेहतर बनाकर और सख्त निरीक्षण प्रक्रियाएं लागू करके विश्वास वापस पाने की कोशिश की। उन्होंने इस विफलता का कारण एक दुर्लभ निर्माण दोष बताया, जिसे ठीक कर दिया गया था। तेल श्रमिकों को यकीन नहीं हुआ। यूके और नॉर्वे में यूनियनों ने मांग की कि सुपर प्यूमा को सेवा से बाहर कर दिया जाए। 2017 तक ब्रिस्टो और CHC जैसे प्रमुख ऑपरेटरों ने पुष्टि की कि वे नॉर्थ सी सर्विस के लिए EC 225 का उपयोग बंद कर देंगे। उस फैसले ने इस क्षेत्र में सुपर प्यूमा की भूमिका खत्म कर दी। वे अब भी अन्य जगह उड़ते हैं, लेकिन यूके और नॉर्वे में सुपर प्यूमा नाम त्रासदी और नुकसान से जुड़ा है। नवीनतम आपदा वीडियो देखने के लिए स्क्रीन पर दिए गए लिंक पर क्लिक करें।